4 दिन पहले तक जो सबसे बोरिंग ड्रामा था वो इस टाइम सबसे ज्यादा ब्लॉकबस्टर बन चुका है। जो बिल्कुल हम बात कर रहे हैं हमराही ड्रामे की, जिसकी लेटेस्ट एपिसोड ने लिटरली इतना मुझे अफसुर्दा किया और इतना यहां पर हैरान भी कि भैया क्या ही कमाल का एक्ट किया है। और वो कौन कौन से सीन हैं जिनको मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। साथ में ये भी आपको बताऊंगा कि भैया कुछ ऐसे सीन जो थोड़े से बोंगे भी थे, बट आने वाली एपिसोड और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो काफी सुपर्ब ये वीडियो होने वाली है। जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो जल्दी से दबा दें, क्योंकि यहां पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि डॉक्टर को क्यों नहीं समझ आई इस बात की। जब गाजी अंकल सामने खड़े थे वो उसको ये क्यों कहता है कि तो समझ तो मुझे भी नहीं आई कि यहाँ पर एलिफ की मौत हो कैसी गई। भाई क्यों नहीं आपको समझ आई? ये वही गाजी अंकल हैं जो आपको धमकाते रहे हैं और ये कहते रहे हैं कि किसी भी तरह से बस तुमने मेरे बच्चे को बचाना है। और ये वही गाजी अंकल हैं जिनकी एलिफ जो थी वो बहू थी। ये वही गाजी अंकल हैं जिनको बड़े आराम से पता चल सकता था कि भाई ऐसे में इसका ब्लड ग्रुप भी मेरे बेटे के ब्लड ग्रुप से मैच हो रहा है, हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ के बाद मेरे ख्याल से डॉक्टर को शुरू से ही शक्की मिजाज होते हुए दिखाना चाहिए था और कहीं ना कहीं उसको इससे इसी टोन में बात करनी चाहिए थी कि जहां पर इसने बहुत गलत किया। तो डॉक्टर को क्यों नहीं पता चली ये बात, ये मुझे समझ में नहीं आया। एंड बाय द वे, इजंट दैट इरिटेटिंग द वे दे कॉल ईच अदर चंदा चंदा चंदा। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ये सीन अजीब लगता है जहाँ पर चंदा जो है वो अपनी इस आंटी को चंदा कहता है और आगे से वो भी इसको चंदा कहते हैं। कम से कम बंदा नाम ही डिफरेंट कर देता है। तो ये थोड़ा सा एक सीन है, लेकिन हाँ ये बंदा बड़ा इमोशनल है और सेहान बस किसी भी तरह से घर जाकर ये देखना चाहता है इस मोमेंट पर कि कहाँ है एलिफ, क्यों नहीं वो यहाँ पर आई। अब तक तो इसे वैसे भी समझ आ जानी चाहिए थी कि दाल में कुछ काला है और घर भी आते समय इसको थोड़ा सा डाउटफुल दिखाना चाहिए था। बट ये स्टार्ट में बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल परफेक्ट बॉडी लैंग्वेज लेकर आता है। रेहान का इस्तकबाल किया जाता है इस घर में और ये कहा जाता है कि तुम्हें दूसरी ज़िंदगी मुबारक हो। और उसके बाद वो इमीडिएटली जिस तरह से ये क्वेश्चन करता है कि एलिफ कहाँ है, वो मुझे नज़र नहीं आ रही। और वो बड़ा नेचुरल उसका रिएक्शन था कि जैसे वो सबसे पहले अपनी वाइफ से मिलना चाहता है, लेकिन बाप उसको फोर्स करता है कि नहीं तुम इधर आओ, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। एंड दैट सीन वॉज समथिंग कि जिसके बाद ना दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थी और समझ नहीं आ रहा था कि सेहान कैसे रिएक्ट करेगा। बड़े ही अच्छे अंदाज में उसको वो लेकर जाकर सबसे पहले उसका वो लास्ट लेटर पढ़ाता है और वहाँ से दानिश तैमूर का मैजिक शुरू होता है। अच्छा, बहुत सारे लोग ना दानिश तैमूर को आज भी समझते हैं कि बस इसको सिर्फ चेज़ करना ही आता है, ये कोई अच्छा एक्टर नहीं है। अगर भाई आपको ऐसा लगता है ना तो आई विल इनकरेज यू गाइज टू वॉच दिस सीन के जहाँ पर ये लेटर को पहले पढ़ता है, उसके बाद बाप से एलिफ का पूछता है और उसके बाद जो इसकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह से ये इधर उधर भागता है, इसे कुछ समझ नहीं आती, इसे अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है। और जो इसकी एक तड़प थी ना वो नज़र आ रही थी सीन में। और मैंने पर्सनली इस सीन को बहुत ही ज़्यादा गहराई से देखा और इसलिए थोड़ा सा अफसुर्दा भी हो गया, क्योंकि एक तो बात पता होती है कि ठीक है एक्टर एक्टिंग कर रहे हैं, बट फिर भी कुछ सीन्स होते हैं जो आपके दिल को जाकर लगते हैं। स्पेशली अगर आप किसी रिलेशन में हो, आपकी शादी हो चुकी है या आपका पार्टनर है, अगर आप फॉर अ सेकंड भी इमेजिन करो कि हाँ खुदा ना खास्ता अगर उसके साथ ऐसा कुछ हो तो आपकी क्या फीलिंग्स होंगी, तो वो फीलिंग्स बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट हो रही थी सेहान कैरेक्टर के अंदर। तो मुझे पर्सनली ये सीन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा, एक और बात की मुझे समझ नहीं आती कि यहाँ पर जो गाजी अंकल हैं उनका क्या वो जो दुख दर्द था वो सिर्फ 4 दिन का था। मतलब एक टाइम पे तो वो बंदा इतना ज़्यादा अपसेट हो गया था कि लग रहा था कि शायद अब ये बाकी के ड्रामे में रिकवर हो ही ना पाए और उसकी कंडीशन कुछ ऐसी रहेगी कि चुप रहेगा, रोएगा। ख़ास तौर पर जब बेटे को देखेगा तो बेटे को रो रो कर हाथ जोड़कर उसको बताएगा ये सारा कुछ जो भी हुआ। भले अपना नाम ना भी लेता, लेकिन एलिफ की मौत का जिस तरीके से उसको बताना चाहिए था वैसा सीन नहीं था। इस मोमेंट पर ख़ासतौर पे जब ये लेटर भी पढ़ रहा होता है तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो गाजी अंकल हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हुए हैं, जैसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके अंदर तो दिल है ही नहीं, जबकि ये बंदा पहले किस हद तक डिसहार्ट हुआ था। तो ये थोड़ा सा सीन है जिससे मैं एग्री नहीं करता। हमारे गाजी अंकल की जो ओवरऑल आप कह लें कि लुक एंड फील है इस मोमेंट पर, वो थोड़ी सी डाउन होनी चाहिए, ना कि अकड़ी हुई। इवन कि आप बात के सीन्स में भी देख सकते हो कि वो जैसे अपने मुलाजम को ऑर्डर दे रहा है या जिस तरह से बाकी पीछे लोग भगा रहा है, अब वो बिल्कुल नॉर्मल बैक टू पोजीशन पे आ गया और वो उसी चेयर पे बैठ के सारे ऑर्डर्स दे रहा है।
और वो थोड़े से ख़तरनाक काम भी कर रहा है। तो गाज़ी अंकल के अंदर एट दी एंड चेंज तो कुछ ना आया। तो ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि गाज़ी अंकल को लेटेस्ट एपिसोड में भी डॉक्टर के साथ बड़ी बदतमीज़ी करते हुए दिखाया जाता है। बार बार उसको कहता है कि बकवास बंद करो, इस तरह के वर्ड बोलता है। और फिर एक और बात की समझ नहीं आती कि ठीक है, कोई इंसान बड़ा पावरफुल हो सकता है, बड़ा रिच हो सकता है, लेकिन अगर आपको उस लड़की से इतनी मोहब्बत थी जो कि आपको थी, आपने डिफरेंट मोमेंट्स पर दिखाई, तो वो एकदम से क्या आपकी पर्सनालिटी को थोड़ा सा भी चेंज नहीं कर पाई। और फिर डॉक्टर जो यहाँ पर बात करता है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग करता है कि हम किसी मर्ज़ की तो दवा दे सकते हैं, लेकिन जो दिल के दर्द होते हैं, जो दिल की तकलीफ़ होती है, उसकी कोई दवा नहीं होती, वो इंसान के अपने अंदर की एक फीलिंग्स होती हैं। तो बड़ी कमाल की लाइन थी। एक और बात बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बड़ी गहराई वाली थी इस लेटेस्ट एपिसोड के अंदर कि ये जो आप कह रहे हो ना कि ये जो इसके दिल का दर्द है ये ख़त्म हो जाए, तो वक्त जो है ना वो सबसे अच्छी मरहम है, ठीक है ना। वक्त के साथ साथ आपके बड़े से बड़े जो घाव होते हैं ना वो भी ठीक हो जाते हैं। आपको कोई बहुत तकलीफ़ होती है, कोई बहुत बड़ा गम होता है, तो वो भी आप आहिस्ता आहिस्ता भूल जाते हो। इसकी मैं एग्जांपल आपको ऐसे दूंगा कि अगर आपने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया हो कि आपके फादर इस दुनिया से चले गए हैं, मदर इस दुनिया से चली गई, आपका पार्टनर इस दुनिया से चला गया, तो फॉर द टाइम बिंग तो आपको ऐसा लग रहा होता है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, अब आपकी ज़िंदगी का शायद कोई मकसद नहीं रहा। लेकिन वक्त के साथ साथ आप उस फेज़ से भी गुजर जाते हो और फिर से नॉर्मल हो जाते हो। तो येस, इट्स 100% ट्रू कि यहाँ पर वक्त के साथ साथ आपके बड़े से बड़े गम भी जो होते हैं ना, वो ठीक है, गम दिल के अंदर तो रहते हैं, लेकिन आप उनके साथ जीना सीख लेते हो। सो हमारा सेहान भी जो है वो इस गम के साथ जीना सीख लेगा। एक और जो सीन था वो मुझे बड़ा अजीब लगा, वो ये कि यार देखो, सेहान जब जाता है उसकी कब्र पे, तो वहाँ पर जाकर वो ये क्यों सोच रहा है कि तुमने मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और ये तुमने क्या कर दिया, फलाना ढमकाना। मतलब उसको कोस रहा है, ना कि उससे माफ़ी मांग रहा है। उसको उससे माफ़ी मांगनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि अगर आप इसके फ्लैशबैक्स में भी देखें तो सेहान उल्टा उसको ये कह रहा होता था कि मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ, उसके साथ दुआ मांग रहा है। फिर बहुत सारे मोमेंट पर तो उसको ये भी कहता है कि तुम अगर दिल उधार लिया जा सकता तो मैं तुमसे तुम्हारा दिल ले लेता। इससे बढ़कर आप हिंट उसको क्या दे सकते थे कि भाई तू किसी तरीके से मेरी जान बचा ले, चाहे तू भाड़ में जा, ठीक है ना। तो ये आपने कुछ ना कुछ ऐसा उसको फिलर दिया और वो आपकी केयर भी करती थी। या तो ये सब कुछ आपने ना किया होता ना, फिर तो आप कहते कि यार मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो उससे बहुत मोहब्बत करता था। उल्टा मैं उसको अपनी ज़िंदगी में ये कह कर आया था कि पहले वाली ज़िंदगी में कि ऐसा तुमने कुछ नहीं करना। लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी थी, उसको मेरे ख्याल से कंप्लेंस करने के बजाय माजरत करनी चाहिए थी कि वो उसको समझ नहीं सका। और एक और बात वो ये मैं समझता हूँ कि अब सेहान के ऊपर ना बड़ी जिम्मेदारी है कि उसको ये दूसरी ज़िंदगी मिली है। ये वो ज़िंदगी जो उसे उसकी वाइफ की वजह से मिली है, एलिफ की वजह से मिली है। तो अब वो इतना ज़्यादा प्रेशर लेके अपने आप को, वो आपने देखा कि लेटेस्ट एपिसोड में भी जैसे दिल पे हाथ रख के फिर से गिर गया था। इट्स फील्स लाइक कि जैसे बस अब बंदा फिर से गया। और अगर आपका खुदा ना खास्ता ऐसा कोई ट्रांसप्लांट हुआ हो तो इस लेवल का शौक आपको 100% मार भी सकता है। मैंने इस पर थोड़ी रिसर्च की है। तो यहाँ पर सेहान को चाहिए कि एक लड़की ने अपनी जान देकर तुम्हें ज़िंदगी दी है, तो तुम एटलीस्ट अब उसके दिल की कदर करो, क्योंकि ये बात तो वो भी अपनी ज़िंदगी में करती थी कि इस दिल की हिफाजत करना, ठीक है ना। तो बात करने का मकसद ये है कि सेहान को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उसकी ज़िंदगी अब पहले से भी ज़्यादा प्रीशियस हो गई है और उसकी ज़िंदगी ये इंडोज की गई है उसके पार्टनर की तरफ से। तो उसे अपनी ज़िंदगी से प्यार करना है, उसकी यादों के सहारे ही सही, लेकिन एटलीस्ट उसे अपने आप को हाइपर नहीं करना, ना ही उसे अपने आप को बर्बाद करना है। वैसे तो मुझे गाजी अंकल का कैरेक्टर कोई ज़्यादा पसंद नहीं है, बट मैं अगर एक हवाले से सोचूँ ना तो उसकी ये बात बहुत ज़्यादा दिल को जाकर लगती है कि अगर तुम्हें उस शख्स से इतना प्यार है, तुम्हारी वाइफ, तो तुम ये कैसे इमेजिन भी कर सकते हो कि तुम उसका पोस्टमार्टम करवाओगे, उसको बाहर निकाल के चीट फाड़ करोगे जस्ट फॉर योर माइंड सेटिस्फेक्शन कि हाँ उसकी डेथ कैसे हुई, ये तुम्हारे लिए कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज़ क्यों बन गई है। इट शुड बी लाइक रिलेटेड टू योर इमोशंस, और इमोशंस का मामला तुम्हारे दिल के मामला है। उसने तुम्हें अपना दिल दे दिया, इज़न्ट दैट इनफ फॉर यू। एंड मुझे एक और बात की समझ नहीं आती कि हाउ कम्स हमारा सेहान इतना कॉन्फिडेंट कि भाई वो ख़ुदकुशी नहीं कर सकती, ठीक है, चाहे कुछ भी हो। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि हाँ अगर नेचुरली उसकी डेथ हुई होती तो फिर शायद वो मुझे अपना दिल दे देती, या उसे किसी ने जानबूझ के मार दिया होता तो फिर उसका दिल मेरे में लगा दिया जाता। वो ख़ुद से अपना दिल नहीं देना चाहेगी, ठीक है ना। तो आपने ये कैसे सोच लिया भाई? मेरे ख्याल से ठीक है, ख़ुदकुशी वैसे तो बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन जो केस यहाँ पर दिखाया गया इस केस के अंदर तो वो आपको मानना चाहिए ना ये कि हाँ वो आपको अपनी जान के बदले दिल आपको दे सकती थी, अपनी जान के बदले आपकी जान बचा सकती थी।
तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके। तो आप तो ये कह रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, नानी केस वो तो खुदकुशी कर ही नहीं सकती भाई, उसे किसी ने मार दिया हो फिर ये दिल ट्रांसप्लांट हो सकता है, या वो कोई बीमार हो गई हो तो फिर मैं यकीन कर लेता, मैं इस बात पे कैसे यकीन करूं। और यही बात कर रहा है हमारा औरंगजेब भी। वो कहता है मैं बचपन से उससे जानता हूँ, वो अपनी जान नहीं दे सकती। भाई तुम उसे बचपन से घंटा जानते हो, वो तो लास्ट मोमेंट पे अपनी जान ही देने जा रही थी, और अपनी जान देकर ही अपना जो दिल है वो देना चाह रही थी। और इवन के उसने तो एक एपिसोड में ये तक कहा कि क्या किसी जिंदा इंसान का दिल लगाया जा सकता है, ठीक है ना। तो आप उसको नहीं जानते थे, इन सिंपल वर्ड्स। और जहाँ तक बात है औरंगज़ेब की, औरंगज़ेब के मुंह से भी सेम वर्ड वही निकलना जो सियान की सोच थी, तो वो थोड़ी सी मोनोटनस फील देता है। मेरे ख्याल से उसे किसी और एंगल से दिखाना चाहिए था कि नहीं तुम इस पर इन्वेस्टिगेशन करो, पता तो करो। सेम जब बात दो करेक्टर कर रहे होते हैं तो ऐसा लग रहा होता है कि राइटर ने एक ही बात दोनों के लिए लिख दी है। तो ये बात, और उसके बाद फिर हमारा सियान घर आता है और घर आकर ये कहता है कि अब वो इसके ऊपर लाजमी पोस्टमार्टम करवाएगा। और उसके बाद जो गाजी अंकल थे वो कहते हैं ठीक है, गो हैड, दैट्स वेरी गुड। अब नेक्स्ट एपिसोड गोइंग टू बी सुपर इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप लोग यही सोच रहे होंगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा क्या। देखें, एक बात तो कंफर्म है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले ही कुछ ऐसा हो जाएगा जिसके बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब वो क्या, देखें, गाजी अंकल ने जब ये देखा कि ये बंदा क्यों इतना रिजिड हो गया है पोस्टमार्टम करवाने के ऊपर, तो जब इन्वेस्टिगेशन की पता चला औरंगज़ेब आया है। अब औरंगज़ेब को ज़बरदस्ती जब भगाने की कोशिश करेंगे तो सिहान के नोटिस में आ जाएंगे। जब सिहान ये देखेगा कि ये औरंगज़ेब को ज़बरदस्ती मुल्क से बाहर भगा रहे हैं तो उसको ये बात भी क्लियर हो जाएगी कि इस सारे माजरे के पीछे कौन होगा। और हो सकता है कि यहाँ पर गाजी अंकल खुद ही मान जाए, या कुछ भी ऐसा हो वो एलिगेशन लगा कर ही बाप पे चला जाए कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी, फलाना ढमकाना ऐसे करके। और बस वो जब उसे पता चल जाए कि हाँ बाप मेरा ज़बरदस्ती सारा कुछ करवाता जा रहा है, बाप के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आया, तो वो अपना सामान पकड़ के यहाँ से निकल जाएगा। और उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि हमारा जो सियान है ना वो अब टोटली चेंज हो चुका है। कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि उसने बहुत कुछ मिस करा दिया और अपना इन्वायरमेंट चेंज करना चाहता है, क्योंकि वो इस दिल के साथ ज़िंदा भी रहना चाहता है और उसकी यादों को भी लेकर कैरी करना चाहता है। तो वो पहले दिखाया जाएगा कि वो चला गया नॉर्दर्न एरिया, मरी चला गया, कुछ वहाँ पर सीन होंगे। फिर उसके बाद उसको डिफरेंट कंट्रीज़ में फिरते हुए दिखाया जाएगा, जो कि एक्चुअली में रियलिटी में ये अपनी वाइफ के साथ हनीमून के लिए गया था, या फिर इस ड्रामे की शूटिंग के लिए गया था जिसको शायद इसने हनीमून का टैग दे दिया, फैमिली वेकेशंस का टाइम दे दिया था दानिश तैमूर ने। मैंने देखी थी इसकी आयज़ा खान के साथ पिक्चर्स ना, इन्हीं कंट्रीज़ की जहाँ पर ये फिर रहा है बात के अंदर। और उसके बाद जो है ये हिबा बुखारी, वो भी फिरती रही अपने हस्बैंड के साथ। और इनफैक्ट इस ड्रामे के अंदर इसके हस्बैंड के साथ इसका रोल है भी इसी वजह से कि चलो इसी बहाने ड्रामे की शूटिंग भी हो जाएगी और इन्जॉय भी हो जाएगा। इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि जब वो लंदन और बाकी फ्रांस वगैरह फिरेगा, जब वो जाएगा ना तुर्की, तो वहाँ पर उसका जो टकराव होगा वो होगा इल्हाम के साथ, जो कि एलफ की सिस्टर है। अब उसको देखने के बाद ऑब्वियसली एकदम से तो चौंक जाएगा कि यार ये एलफ यहाँ पर क्या कर रही है। उसको शुरू में हो सकता है कि एलफ समझ कर उससे बात करने की कोशिश करे, और उसके बाद बहुत सारी जो है ना हमारे पास यहाँ पर आप कह लें कि थॉट्स हैं। पहली तो थॉट ये है कि वो जो हमारी इल्हाम है वो इसके आगे एलफ बनने की कोशिश करेगी ताकि वो एलफ के बारे में जान सके कि एलफ की मौत कैसी हुई, क्योंकि इवेंचुअली पता तो उसको भी चल गया होगा। दूसरी बात ये है कि हमारा फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, 1 2 3 एपिसोड्स तक हो सकता है कि हमारा जो सिहान है वो इल्हाम को एलफ समझकर उसके साथ टाइम गुजारता रहे, और बाद में जाकर उसको पता चले कि नहीं ये तो इल्हाम है, ये तो एलफ है नहीं, क्योंकि बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ ऑब्वियसली नहीं होंगी। सिर्फ शक्ल के मिल जाने से आप किसी को नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। और इस बात पर भी हमारे सिहान को गुस्सा आएगा कि उसने इससे भी क्यों झूठ बोला कि ये एलफ नहीं है, क्योंकि उसे तो हर तरफ वही नज़र आ रही है, दिल भी उसी का धड़क रहा है। तो इसीलिए उसकी बहन को सच्चाई बता देनी चाहिए थी। अच्छा, जब बहन बाद में सच्चाई बता भी देगी तो वो फिर भी उसका साथ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसे पता है इस बात का कि मेरी बहन शायद मुझे ये टास्क देकर गई है, शायद उसको भी कोई ऐसा मैसेज करके गई हो कि सिहान का ख्याल रखना, जिसकी वजह से आपने कुछ ऐसे सीन देखे होंगे टीजर्स में कि जो इल्हाम है वो ब्रेकअप कर रही है अपने एक्स के साथ या उस बंदे के साथ जो उसका करंट बॉयफ्रेंड है या फिर मे बी हस्बैंड हो। आपको दिखाया जाएगा कि वो सिहान के आगे पीछे, और सिहान उसको बिल्कुल भी घास नहीं डाल रहा। लेकिन कुछ ऐसे सीन भी मुझे देखने को मिले हैं जो जहाँ पर दिखाया जाता है कि सिहान उसके साथ भी कंफर्टेबल हो रहा है, फाइनली उसकी बहन को भी एज अ लवर एक्सेप्ट कर रहा है। मेरा यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो ये कि अगर एक लड़की जिससे आपको इतनी मोहब्बत हो, जो मरने से पहले अपना दिल आपको दे गई हो,
क्या इसके बावजूद भी आपको किसी और लड़की से ही मोहब्बत हो सकती है, भले वो उसकी सगी बहन ही क्यों ना हो? ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ जाता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसका मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ से ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। और बाकी सारे जो पॉइंट्स मैंने बताया उसके बाद भी ड्रामे की स्टोरी तो बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे पर्सनली अब ये ड्रामा देखने का पहले से काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। शुरू में बहुत बोरिंग लग रहा था, लेकिन अब हाँ, हम कह सकते हैं कि इस ड्रामे के अंदर कुछ ऐसा चंक है जिसको डिस्कस करने का, आप लोगों के साथ प्रेजेंट करने का मज़ा आता है। तो ये है भैया मेरा लेटेस्ट एपिसोड के ऊपर फीडबैक। आप लोगों का क्या है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरा लेटेस्ट TBC नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।